वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इनसे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी किए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो सेंटर का हो या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और जो अपना टॉपिक है वो ज्योग्राफी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, भूगोल से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम करेंगे, जो कि इंडियन ज्योग्राफी तथा वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही से ही संबंधित होंगे। सबसे पहले बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। भूगोल का जनक या फिर भूगोल का पितामह या फिर फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? इरेटोसथनीज को, हेरोडोटस को, हिप्पोकर्स को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर रहेगा इरेटोसथनीज। याद रखेंगे, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोसथनीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला जो सवाल है आपके लिए, अगला है भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द जो है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया गया था, किसने किया था? ठीक है ना, यानी कि पहले इसको भूगोल बोलते हैं, भूगोल को ज्योग्राफी सबसे पहले किसने कहा था? जियोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो हेरोडोटस ने कहा था, हिकेटियस ने कहा था, हिप्पोकर्स ने कहा था, या फिर इरेटोसथनीज ने? तो आपका राइट आंसर रहेगा इरेटोसथनीज। तो अपना सही जवाब जो है इरेटोसथनीज रहेगा, और जो है इरेटोसथनीज को ही हम क्या बोलते हैं? भूगोल का पिता। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। मानव भूगोल का ये पार्ट है, मानव भूगोल यानी कि एक ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? देखो, जो इरेटोसथनीज था वो पूरी की पूरी भूगोल का पिता माना जाता है, लेकिन मानव भूगोल आपको पता होगा कि मानव भूगोल एक जो है भूगोल की ब्रांच ही है, ठीक है, शाखा है, तो है उसके पिता में किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को, जीन ब्रून्स को, हम्बोल्ट को, हिप्पोकर्स को? तो याद रखेंगे हम कार्ल रिटर। ठीक है, याद रखेंगे कार्ल रिटर को जो है मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। और यदि ये पूछ लिया जाए भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, वो कौन था? इरेटोसथनीज। अभी ऊपर हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला सवाल है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? यानी कि किसने जो है भूगोल को मानव परिस्थितिक रूप में परिभाषित किया था? वो किया था हेटनर ने, जीन ब्रून्स ने, एच बैरोज ने, या इरेटोसथनीज ने? तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर रहेगा एच बैरोज। एच बैरोज ने इसको जो है भूगोल को मानव के साथ कनेक्ट कराया था, याद रखेंगे। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पेशाल को कहा जाता है, डेविस को कहा जाता है, पेंक को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर रहेगा पेशाल। ठीक है, पेशाल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा, गैलीलियो द्वारा, या न्यूटन द्वारा? ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो केपलर रहेगा, क्योंकि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी और न्यूटन ने जो है ग्रेविटी की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला सवाल आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया ये अपने पास? 6, 5 तक हो गए थे ना, तो थोड़ा सा देखिए ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, ऐसा किसने कहा था? भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये डेफिनेशन भूगोल की किसने दी थी? वारेनियस ने दी थी, टेलर ने दी थी, कांट ने दी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे इसका आंसर रहेगा वारेनियस। ठीक है, वारेनियस ने ये जो है डेफिनेशन ज्योग्राफी की दी थी। अगला देखिए, अगला सवाल है आपके लिए, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कोपरनिकस, ठीक है, केपलर, गैलीलियो? तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कोपरनिकस जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ठीक है, सीधी सी बात है, ये सूर्य है, जैसे इसके चारों ओर जो है एक ऑर्बिट के अंदर घूमने वालों को क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। सीधी सी बात है, जो सूर्य के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह। उपग्रह वो होते हैं जो किसी भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा अपना उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है, पुच्छल तारा एक तारे की वेराइटी है, आपको पता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपके लिए ज्योग्राफी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मज़ेदार भी होता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, आपको पता होगा। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसके द्वारा कहा गया था? वारेनियस के द्वारा कहा गया था, टेलर के द्वारा कहा गया था, कांट के द्वारा, या फिर कार्ल रिटर के द्वारा? ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? ये डेफिनेशन किसने दी थी? कांट ने। ठीक है, याद रखेंगे कांट ने। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए
सौर मंडल में फिलहाल कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 12 ग्रह हैं, 10 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं या फिर 8 ग्रह हैं। कन्फ्यूजन यहाँ आती है 9 या 8 में से। तो फिलहाल जो है वर्तमान में 8 ग्रह ही माने जाते हैं, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब जो है प्लूटो जो कि ग्रह नहीं रहा। अगला सवाल आपके लिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? मतलब सीधी सी बात है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उनको बोलते हैं पुच्छल तारा, ग्रह या फिर उपग्रह या फिर सभी। तो क्या कहेंगे आपको पता होगा, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को क्या कहते हैं? उपग्रह। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके 12 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या फिर न्यूटन के द्वारा? ठीक है, केपलर ने दिया था भाई, केपलर ने बताया था ग्रहों की जो गति का नियम है कैसे इनको प्रतिपादित किया था, वो केपलर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट गैलीलियो जिसने दूरबीन की खोज की थी, और न्यूटन जो है, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। अगला जो है आपके लिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून। याद रखेंगे, जब भारत में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, आपको पता होगा, उस दिन जो है नॉर्वे देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता, बिल्कुल आधी रात में सूरज दिखाई देगा भाई। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 14। ठीक है, सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोपरनिकस के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, कार्ल रिटर के द्वारा, केपलर के द्वारा। ठीक है, तो ये थी अपने पास कोपरनिकस। ठीक है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने, और आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, और केपलर ने अभी अभी ऊपर हमने बताया था कि जो ग्रहों की जो भी गति है उसका प्रतिपादित का नियम जो है केपलर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल आपके पास, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, शनि को कहा जाता है या फिर सूर्य? जैसा कि आपको पता होगा, सूर्य को ही पृथ्वी का सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है सूर्य ही है। अगला सवाल है आपके लिए, एक ग्रह की अपने कक्ष से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पेरिजी कहा जाता है, अपसोर कहा जाता है, उपसोर कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है। याद रखेंगे अपसोर कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, एक ग्रह जो अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी पर है, दूरी को क्या कहते हैं? मतलब सीधी सी बात है, सूर्य से जब न्यूनतम दूरी होती है किसी भी ग्रह की, उस दूरी को क्या कहते हैं? उपसोर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे उपसोर इसका जो है सही जवाब रहेगा। अगला सवाल आपके लिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18। 18, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? याद रखेंगे, ग्रहों की संख्या 8 बताई थी, तारामंडल 8-9 है, यानी कि 89 है। याद रखने का तरीका है, ग्रह तो 8 है और जो तारामंडल है वो 8-9 है। 8-9 मतलब 89, याद रखेंगे 8-9 का मतलब 89 ही होगा। अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। कुल ग्रह 8 है, उनमें से 4 क्या है? पार्थिव उपग्रह हैं। ठीक है, ग्रह हैं सॉरी। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहा जाता है? उल्का को, अभिनव तारा को, धूमकेतु को, सभी को? ठीक है, याद रखेंगे अभिनव तारा को जो है क्या कहा जाता है? विस्फोटित तारा। ठीक है, ब्लास्ट कर देने वाला जो है स्टार कहा जाता है इसे। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? पृथ्वी एक तारा है, शुक्र एक तारा है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक तारा है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या कहेंगे हम? सूर्य एक तारा है। ठीक है ना, सूर्य को एक स्टार के रूप में मानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते में कितना समय लेता है? ठीक है, 8 मिनट लगभग। ठीक है, 8 मिनट जो है पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे दूर क्या है? वरुण है। और सबसे पास कौन सा है? सबसे पास है बुध ग्रह। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये अगला यही आ गया कि सूर्य कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है? तो वो आपका बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाई देती है? वो मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, बुध ग्रह है या फिर बृहस्पति? तो आपका राइट आंसर रहेगा बुध ग्रह है, जिसके अंदर चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाई देती हैं। अगला सवाल है आपका, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो है 88 दिन सबसे कम समय लेता है, क्योंकि सबसे पास है और इसका ऑर्बिट सबसे छोटा है। जबकि हम बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी जो है 365 दिन और 4 घंटे का समय लेने का काम करती है। ठीक है, याद रखें 6 घंटे सॉरी। अगला सवाल है आपके लिए, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह, तेजी से चलने वाला ग्रह भी क्या रहेगा? बुध रहेगा। याद रखेंगे ये बात। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। याद रखेंगे
सिस्टर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह भाई। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपके पास, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है भाई, सबके उपग्रह है, जैसे अपनी पृथ्वी का चंद्रमा है नो, सबके उपग्रह है, लेकिन दो ऐसे ग्रह जिनका एक भी उपग्रह नहीं है वो आपके शुक्र और बुध हैं भाई। शुक्र और बुध ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई भी, ऐसे ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 29 है, सॉरी 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी हो सकता है, वो शनि हो सकता है, शुक्र हो सकता है, या फिर चंद्रमा। तो आपका राइट आंसर रहेगा शुक्र ग्रह जो है, जिसे शाम का तारा कहा जाता है, ठीक है, भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपके लिए, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? चंद्रमा हो सकता है, पृथ्वी हो सकता है, शुक्र हो सकता है, या फिर मंगल। तो याद रखेंगे आप, शुक्र ग्रह की जो है पूजा एक देवी के रूप में यूरोपवासी करते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर ये थोड़ा सा झुक गया, देखिए, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? याद रखेंगे जनवरी में। अपसौर मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट कब होती है? अपसौर मतलब सबसे कम दूरी। याद रखेंगे आपको 3 जनवरी की डेट, ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे पास होती है, इसीलिए उसी दूरी को क्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर, ठीक है। अपसौर किसे कहा जाता है? जब सबसे ज़्यादा दूरी हो, ठीक है। अपसौर है अपनी 4 जुलाई, 4 जुलाई को जो है पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अपसौर, ठीक है। ये 2 वर्ड और ये 2 डेट है ना, पक्का याद रखने लेना, ठीक है। वो 21 मार्च और वो जो वो दिन है, वो दिन छोटे बड़े के लिए है। तो पृथ्वी जो है सबसे पास जो है कब होती है? सूर्य के 3 जनवरी का दिन होता है, और सबसे दूर जो है 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर जो है वो स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, और अपसौर वो स्थिति होती है जब जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे दूर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शायद मेरे ख्याल से आप सीख रहे होंगे इससे बहुत कुछ, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अगला अपने पास क्वेश्चन नंबर 33 सवाल है आपके पास। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सबसे परत के सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? मतलब जो सबसे ऊपरी परत है ना, उसके नाम का जो सर्वप्रथम सबसे पहले सियाल नाम जो है शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? स्वेस के द्वारा। याद रखेंगे, स्वेस के द्वारा। अगला सवाल आपके पास 33 क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? सीमा पे, निफे पे, सियाल पे, ठीक है। याद रखेंगे निफे पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला सवाल अपने पास 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? निफे, सीमा, सियाल, ये 3 परत हैं, याद रखेंगे। सीमा पे जो है किसकी? बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? वो प्लेट विवर्तनिकी, जिसमें प्लेटें होती हैं वो सरकी कैसे, किस प्रकार जो है प्लेटें एक दूसरे से टकरा के पहाड़ों का निर्माण हुआ, ये चीज़ें। अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, या फिर भूकंप विज्ञान। तो इसका राइट आंसर रहेगा भूकंप विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%, ठीक है ना। याद रखेंगे 68% जो है मेंटल है। फिर परावार, करोड़ आपने सुना होगा, जो है 3 परतें हमारी पृथ्वी की बना रखी है। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? स्थलमंडल का विस्तार जो है 110 किलोमीटर हो सकता है, 155 हो सकता है, 200 हो सकता है, और 100 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो है 100 किलोमीटर रहेगा। 100 किलोमीटर तक जो है इसका प्रचार है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपट्टी में लोहा पाया जाता है, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, या फिर पोटासियम। याद रखेंगे एल्यूमिनियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो है हमारे पास आपके लिए, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? 29% है, लगभग 29.2% भाग पर क्या है? पृथ्वी है, महाद्वीपों का विस्तार है, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है, 41 देखिए क्या लिखा है इसने।
आपका सवाल है पृथ्वी की ग्रह की संरचना में परावार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में किससे बनी होती है, मतलब करोड़ किससे बनी होती है, ऊपर वाली को भूपर्टी, फिर परावार और अंदर वाली को करोड़ कहते हैं। वो जो है किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है, एल्युमिनियम की, पोटेशियम की या फिर क्रोमियम की। तो आपका राइट आंसर रहेगा लोहे की बनी होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके पास, क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 देखिए पहले, ये थोड़ा सा ठीक कर लूँ मैं। हाँ, पृथ्वी की 3 सकेंद्रिक परतों में सबसे ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है, सीमा है। ठीक है, याद रखेंगे सीमा। तो 3 परतें हैं, निफेस, सीमा और सियाल, वही हैं ये भूपर्टी, परावार और करोड़, उन्हीं के नाम पे बनाई गई हैं। नेक्स्ट देखिए 43 क्वेश्चन नंबर, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 180 है, याद रखेंगे 180 अक्षांश होते हैं। अगला सवाल देखिए, देशांतर कितने होते हैं, देशांतर 360 होते हैं। ठीक है, अक्षांश कितने होते हैं 180 और देशांतर 360। अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूभाग भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, मतलब इन सारे मत है सबसे निकट जो है भूमध्य रेखा के कौन सा है, वो सिंगापुर हो सकता है, मनीला हो सकता है, जकार्ता हो सकता है। तो उसका आंसर रहेगा सिंगापुर, जो कि ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, जायरे। ठीक है, जायरे नाम का है क्योंकि कर्क रेखा हमारे देश से भी गुजरती है और चीन से भी गुजरती है। ठीक है, जायरे के अंदर से नहीं गुजरती। अगला सवाल है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, 180 डिग्री से, याद रखेंगे 180 डिग्री से। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए 47, ये आ गया अपने पास 48 देखिए क्वेश्चन नंबर, ग्रीनविच किस देश में है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ये सारे देश 3-4 देश इकट्ठे हैं उनमें। अगला देखिए, एक देशांतर को पार करने के लिए यानी कि 2 देशांतरों के बीच में कितने डिग्री का अंतर पाया जाता है, 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे 4 मिनट का। अगला होता है हमारे पास लगभग जो है 5000 क्वेश्चन कराने का टारगेट है हमारा, तो ज़रूर कोऑपरेट करिए, वीडियो देखिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए। और रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, वो 1955 में किया गया था, 1996, 1896 में, 1897 में या फिर 1884 में। तो आपका राइट आंसर रहेगा 1884। ठीक है, तो ये थे अपने पास भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन। आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा, 51 से आगे स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, तो आज जो है इन 50 क्वेश्चन को केवल 50 ना समझ के और बहुत जो है हमने इसके साइड बाय साइड सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने का काम किया है। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। और 51 है क्योंकि 50 तक एक वीडियो के अंदर पीछे हो चुके हैं जो कल अपलोड हुई थी। तो आज देखिए, आज का अपना पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है। यानी कि भारत पता होगा एक बहुत विशाल देश है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टाइम का बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसीलिए जो है भारत का जो परमाणिक समय है एक निश्चित स्थान से लिया गया है। वो कहाँ से लिया गया है ये बताना हमें, वो मुंबई से लिया है, दिल्ली से लिया है, इलाहाबाद से लिया है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद से जो हमारा जो समय है वो निर्धारित किया गया है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है। ठीक है, अवसादी सेलों से कितना प्रतिशत भाग जो है पृथ्वी का ढका हुआ है, वो 80% है, 75% है, 95 है या फिर 68 है। कितने परसेंट है, तो 75% भाग जो है अवसादी सेलों से हमारी पृथ्वी का ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भूपृष्ठ का। ठीक है, कोयला जो है, अगला सवाल है आपके लिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, परतदार चट्टान में, अग्नेय चट्टान में, अजैव चट्टान में, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए 53। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर का पत्थर या फिर स्फटिक। तो आपका आंसर रहेगा ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। रूपांतरित चट्टान का मतलब है कि एक ऐसी चट्टान जिसने दाब या फिर टेम्परेचर या प्रेशर के कारण अपना रूप बदल लिया हो। ठीक है, वो क्या है, ग्रेनाइट है। अगला सवाल आपके लिए 54 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है, ग्रेनाइट है, प्लेट है या संगमरमर है, स्लेट है या फिर स्फटिक है। तो आपका आंसर रहेगा संगमरमर। संगमरमर जो है कायांतरित सेल है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि जैसा कि आपको पता होगा कि नेपाल में है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट। ठीक है,
एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर, लगभग जो है 8,848 या 850 मीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी या बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखो ऊंचे पर्वत की बात करें तो हमारे हिमालय पर्वत पर जो है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, और यदि लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें वो एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, कौन सी है? एंडीज है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर है। ठीक है, बहुत लंबा एरिया है वो। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, एक ऐसा ज्वालामुखी जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, विस्फोट होता रहता है जिसके अंदर, वो है आपके पास किलायू, याद रखेंगे किलायू। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी जो है न्यूजीलैंड में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कनाडा में, या फिर इक्वाडोर में। तो आपका आंसर रहेगा इक्वाडोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 60 जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? वो 30% हो सकती है, 80%, 78% या फिर 50%। तो आपका सही जवाब रहेगा 78%। जैसा कि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद 20.9 लगभग 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, और फिर जो है 0.03 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। नेक्स्ट आपके सवाल, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस। ठीक है, एक ऐसी गैस जो अक्रिय है और किसके अंदर है? वायुमंडल में पाई जाती है। वो क्रिप्टान हो सकती है, हीलियम हो सकती है, आर्गन हो सकती है, नियान। तो आपका राइट आंसर रहेगा आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वो नाइट्रोजन है, अभी बताया 78% होती है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, लगभग 21% के आसपास पाई जाती है। अगला सवाल है 63 क्वेश्चन नंबर 63 आपके पास, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सर्वाधिक जो स्थायी तत्व वो नाइट्रोजन हो सकता है, जलवाष्प हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा जलवाष्प जो है इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 जो है, लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार कहाँ स्थित है? भारत में है, जापान में है, रूस में है, या फिर चाइना में? चीन में है भाई। ठीक है, याद रखेंगे लोयस पठार कहाँ स्थित है? चीन में। अगला देखो, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? लगभग 29 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा एरिया जो है वायुमंडल का कवर हो जाता है, वो 97% है, याद रखेंगे। यानी कि 97% तो जो है पृथ्वी की तल से केवल 29 किलोमीटर ऊंचाई तक ही कवर हो जाता है, बाद में वायुमंडल बिल्कुल ना के बराबर ही रह जाता है। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अपना 66 क्या रहेगा, मेघ के गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मतलब बादल कौन सी परत में गरजते हैं? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर रहेगा क्षोभ मंडल में जो है मेघ गरजते हैं, बादल गरजते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसाने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ठीक है भाई, जो वायुमंडल सूर्य से आने वाली बहुत सी विषैली पैरामैग्निक किरणें हैं, जो ओजोन है वो एक तरह से हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करती है, और हमें सूर्य से आने वाली जो कि बिल्कुल ही तेज़ गर्म, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारी त्वचा के बहुत से रोगों का कारण बन सकती है, उस जो है उन पैरामैग्निक किरणों से हमें कौन बचाता है? ओजोन जो है एक ब्लैंकेट का काम करती है, कंबल की तरह हमारी सुरक्षा करने का काम करती है। अगला सवाल है, शांत पेटी किस रेखा की दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, भूमध्य रेखा क्या होती है? हमारी पृथ्वी को इस तरह से है, उसको दो भागों में बांट रखा है 0 डिग्री, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी के ऊपर खींच रखी है, वैसे ही ग्लोब पे बना रखी है और हम सोचते हैं कि यहाँ से होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इनमें से किसे जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है? ज्वालामुखी हो सकता है, ओजोन गैस, भूकंप, नदियाँ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ज्वालामुखी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? वो आपका भारत है, जापान है, जर्मनी है, या फिर इक्वाडोर है? इक्वाडोर के अंदर है, याद रखेंगे इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न में से कौन एक नववलित पर्वत है? देखो आपको पता होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है दक्षिण भारत में स्थित हैं, जो कि बहुत ही पुरानी पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी जो है दक्षिण भारत में स्थित है, लेकिन जो हिमालय पर्वत है वो नववलित पर्वत है। ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। अगला सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 78 हो गया क्या? सॉरी, ये पीछे कुछ क्वेश्चन रह गए। देखिए नेक्स्ट अपने पास देखिए 72 देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? मात्र 9% जनसंख्या ही जो है पठारी क्षेत्रों में निवास करती है।
अधिकतम जनसंख्या जो है मैदानी इलाकों में जो है विश्व की निवास करती है, जैसा कि आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे, गौण तरंगे, एल तरंगे या प्राथमिक तथा गौण तरंगे। तो याद रखेंगे एल तरंगे जो है किसके अंदर, भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती हैं। अगला सवाल है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला है इनमें से अल्पेशियन, अपलेशियन, सतपुड़ा, यूराल, रॉकीज। तो इसका आंसर रहेगा यूराल, ठीक है, याद रखेंगे यूराल। अगला देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्त्राही से हुई है, गोदावरी से, टैथिस सागर जो कि इसके नीचे घुस गया, ठीक है, दो प्लेटें टकराई आपस में तो उससे हुआ इसका निर्माण बता रहे हैं, शिवालिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे क्या रहेगा, टैथिस सागर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास 76, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इंडोनेशिया हो सकता है, मैक्सिको हो सकता है, इटली हो सकता है, कीनिया हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, अगला सवाल है 77, देखिए क्वेश्चन नंबर, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया या फिर यूरोप। माउंट एरेबस है, याद रखेंगे, एवरेस्ट नहीं है, एरेबस है, ये अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 78 क्वेश्चन नंबर 78 आपके पास, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, याद रखेंगे जो है ओजोन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल की परतों में। नेक्स्ट आपके पास, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जो है प्रसिद्ध है, समतल मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो याद रखेंगे उसे क्या कहते हैं हम, आयन मंडल। अगला सवाल है आपके लिए, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है, आयन मंडल से, क्षोभ मंडल से, समतल मंडल से या फिर ये सभी। तो याद रखेंगे आयन मंडल से जो है वो परावर्तित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है, क्षोभ मंडल हो सकता है, समतल या समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो दोबारा से आ गया क्षोभ मंडल, तो इसका आंसर रहेगा आयन मंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान होता है, क्षोभ मंडल, समतल मंडल और फिर से क्षोभ मंडल या फिर ओजोन मंडल। तो इसका आंसर रहेगा क्षोभ मंडल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, सामान्य वायुदाब पाया जाता है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर, इनमें से कोई नहीं। तो सागर तल पर जो है सामान्य वायुदाब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है, किसका सूचक है, सॉरी, वायुदाब में अचानक से कमी आ जाती है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भाई कई बार जैसे अचानक हवा रुक जाती है और बिल्कुल जो है शांत पड़ जाती है, तो इसका मतलब कई बार बड़े बुजुर्ग बोलते भी भाई आज शाम ने तो पक्का या फिर मतलब कुछ ना कुछ लेके आओगा मतलब तूफान की ही बात करते हैं, उनको पहले अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है ना, तूफान के आने से पहले की खामोशी, ठीक है, ये बात आपने सुनी भी होगी कई बार। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, आयन मंडल, देखिए आयन मंडल, समतल मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो इसका आंसर रहेगा ओजोन मंडल। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है आपके लिए, उच्च दाब क्षेत्र में भूसागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, समुद्री पवनें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा व्यापारिक पवनें, उनको बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, हवाई जहाज जो है किस मंडल में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल, समतल मंडल या समताप मंडल या मध्य मंडल। तो इसका आंसर रहेगा समताप मंडल में जो है सारे के सारे वायुयान उड़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, ठीक है, याद रखेंगे अक्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, चक्रवात की आकृति में से किस प्रकार की आकृति होती है, गोलाकार, त्रिभुज, उसके बाद है अंडाकार, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा अंडाकार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है क्वेश्चन नंबर, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, चक्षु या फिर उसकी आँख, ठीक है ना, शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, आँख, जो सेंटर होता है उसका। उसके बाद देखिए, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं, कपासी, मध्य मेघ, पक्षाभ, ठीक है, या फिर सत्री। तो इसका राइट आंसर रहेगा पक्षाभ। अगला क्वेश्चन देखिए 92 क्वेश्चन नंबर, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, मासिनराम जो है
मासिनराम है हमारे भारत के अंदर ही, मेघालय के अंदर, ठीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कहाँ है? सहारा, थार, अटाकामा, ठीक है, अटाकामा याद रखिए, सहारा भी शुष्क है लेकिन अटाकामा उससे भी ज़्यादा शुष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 93 क्वेश्चन नंबर 94 सॉरी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद बैकाल भी एक झील है, मिशिगन भी एक झील है, विक्टोरिया भी एक झील है, वो मीठे पानी की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95 आपके लिए, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? अक्षोभ मंडल, समतल मंडल, ओजोन मंडल और या फिर अक्षोभ मंडल, ठीक है, अक्षोभ मंडल ही होगा वो, ये अक्षोम है, ये अक्षोभ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 96 जो है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? मिशिगन झील, बैकाल झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील। तो बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? एंजिला, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा? एंजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियाग्रा प्रताप कहाँ स्थित है? यूके में है, चीन में है, यूएसए में है या रूस में है? तो यूएसए में है वो स्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल जो है मृत सागर है, जिसे डेड सी भी बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 100, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम दबाव, कम आर्द्रता, हवा की द्रुत गति या कम तापमान? तो आपका आंसर रहेगा कम आर्द्रता होने के कारण कई बार बरसते नहीं है, ठीक है। तो ये थे अपने पास 51 से लेकर 100 तक सारे के सारे क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके वो बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।